आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के बारे में। घातक को लेकर रिपोर्ट्स एक के बाद एक नई सामने आती जा रही हैं, लेकिन इसी क्रम में एक ऐसी चीजें भी हमें देखने को मिली हैं, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जहां पर घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को अब एक 50 टन मैन्ड बॉम्बर में कन्वर्ट किए जाने की बात की जा रही है। क्या वो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर है तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे? क्या हमें घातक को मैन्ड बॉम्बर में कन्वर्ट करना चाहिए? क्या चाइना को ये इंडिया का एक जवाब बन सकता है? आइए जानते हैं। दरअसल एक ये ऐसा समय चल रहा है जहां पर स्टेल्थ, रेंज और पेलोड कैपेसिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और ऐसे में जो नेक्स्ट जनरेशन की एयरक्राफ्ट है इसमें स्टेल्थ मेजर्स को काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और आपको फ्लाइंग विंग डिजाइन काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली अब देखने को मिल रही है। और ऐसे में भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट इस चीज की वकालत करने में लगे हैं कि भारतीय वायुसेना को ऐसी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए जहां पर वो घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को स्केल अप करके एक 50-10 स्टेल्थ बॉम्बर में कन्वर्ट कर सके या यूज कर सके। और ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या चैलेंजेस हैं, और भारत को ये करना भी चाहिए या नहीं। देखिए, घातक प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसको एक ऑटोनोमस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के तौर पर विकसित किया जा रहा है, और इसने अभी तक अपनी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें ये साबित भी कर दिया है कि हाँ, भारत के पास वो क्षमता है कि भारत इस प्रकार के स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन वाले बॉम्बर्स को बना सकती है। लेकिन अगर हम बात करें घातक को कन्वर्ट करने की, तो बेसिकली अगर भारत वैसा कर पाता है तो भारत के पास खुद का एक B2 या B21 रेडर जैसा बॉम्बर होगा, लेकिन ये बॉम्बर इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक नीड्स पर आधारित होगा, यानी भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको कस्टमाइज कर पाएगा। तो यहाँ पर जो डिफेंस एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि अगर भारत इनको स्केल अप करना चाहता है तो इसमें 130 किलोटन के जो इंजन है, जो कि तकरीबन एमका प्रोग्राम के लिए विकसित किए जाएंगे, उनको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और ऐसे में हम 50 टन का जो एयरक्राफ्ट है उसको पावर दे सकते हैं। ये अपनी स्पीड और रेंज दोनों को सुनिश्चित करेगा, और लॉन्ग रेंज के जो स्ट्रेटेजिक मिशन है उनको एग्जीक्यूट करने में ये पूरी तरीके से सक्षम होगा। अब एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को मैन्ड स्टेल्थ बॉम्बर में कन्वर्ट करना आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक रीच है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और भारत भी अपने जो कह सकते हैं कंपेटिटर्स है इनकी तुलना में ज़्यादा मजबूत बन सकता है, क्योंकि भारत के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एडवांस एवियोनिक्स होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, स्टेल्थ मटेरियल्स का यूज़ होगा, सेंसर टेक्नोलॉजीज होंगी, और ये हमारे जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट भी कर पाएगा। 50 टन स्टेल्थ बॉम्बर की जब हम बात करते हैं तो भारत को ये रीजनल राइवल्स के तुलना में एक कॉम्बैट एज प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें हाइपरसोनिक वेपन्स और दूसरे जो बड़े बॉम्ब्स है उनको हम यूज करके एक बड़े इलाके को तबाह कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए एडवांटेजेस होगा। हाँ, एडवांटेजेस बहुत सारे होंगे, क्योंकि इस तरह के बॉम्बर्स से हम जो हैवी मिशंस हैं उसमें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इकट्ठा किसी बड़े इलाके को तबाह कर सकते हैं, और इस प्रकार के बॉम्बर्स का होना हमारे शत्रु पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाएगा, क्योंकि ये स्टेल्थ होंगे जिसकी वजह से रडार पे डिटेक्ट किया जाना इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। अगर हम ऐसा बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि हम इस प्रकार के बॉम्बर्स को बना सके, क्या हम प्राइस कॉन्स्ट्रेंट से निकल सकते हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा प्राइस का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके लिए हमें एक ऐसा इंजन चाहिए होगा जो कि कम से कम 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट कर सके, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत के पास अभी ऐसे इंजन है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें एमका इंजन को प्राथमिकता देनी होगी। जब हमारे पास एक उन्नत जेट इंजन उपलब्ध होगा तभी हम ऐसे बॉम्बर्स के बारे में सोच सकते हैं, वरना ये सिर्फ पेपर्स तक ही सीमित रह जाएंगे। और बॉम्बर्स को बनाना ये कोई पहला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं। कभी डिफेंस एनालिस्ट ये कहते नजर आए हैं कि भारत का जो इस समय पूरा जियोग्राफी है उसमें हम माउंटेन्स से और डेजर्ट एरिया को कवर करते हैं, तो ऐसे में भारत के जो दुश्मन है वो भारत की सीमा से एकदम सटे हैं, तो हमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं कि बॉम्बर्स का मतलब सिर्फ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक नहीं होता है, बल्कि ये मैसिव पेलोड को कैरी कर सकता है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो सकती हैं, और एक ही बार उड़ान भरने में ये कई टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो डिबेट ये लंबी चलने वाली है। आप बताइए, भारत को घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को बॉम्बर में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं? हमारे अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक से आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है तेजस मार्क 1 के इंजन को लेकर के, जो भारत के लिए अभी समझ में नहीं आ रहा कि भारत इनको एक्सेप्ट करे या ना करे। हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन इश्यूज के चलते भारत को इंजन डिलीवर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से तेजस प्रोग्राम पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। इनफैक्ट अभी तक
पहला एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना को डिलीवर नहीं किया जा सका है। लेकिन इसी क्रम में एक अतरंगा प्रपोजल जो है जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक ने जो भारत की डिलेज हैं इनको एड्रेस करते हुए ये कहा है कि तेजस मार्क 1A के लिए जब तक हम F404 IN-20 इंजन के मास प्रोडक्शन को शुरू नहीं कर पाते हैं, तब तक अगर भारत चाहे तो भारत बेसिकली F414 GE102 जो इंजन है इनको यूज कर सकता है। हालांकि ये F404 IN-20 की तुलना में तकरीबन कम थ्रस्ट को जनरेट करते हैं और इनका निर्माण भी सैमसंग टेक्विन के द्वारा किया जाता है, जो कि कोरिया के एडवांस ट्रेनर में ये इंजन यूज किए जाते हैं। F404 GE102 इंजन की बात करें तो इनका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है ये 78.7 किलोन्यूटन का है आफ्टर बर्नर के बाद, और अगर आप इसको F404 IN-20 से कंपेयर करते हैं तो उसका थ्रस्ट 84 किलो न्यूटन का है। लेकिन यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ने इस पूरे के पूरे कम थ्रस्ट को कवर करने के लिए ये कहा कि जब तक हम प्रोडक्शन को रैंप अप नहीं कर पाते तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चाहे तो ये जो नए इंजन हैं इनको यूज कर सकते हैं। हालांकि HAL इनको लंबे समय तक यूज करना नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस में वो चाहे तो विचार कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेरी बेसिस का मतलब यह है कि भारत के ऊपर एडिशनल कॉस्ट बर्डन पड़ेगा कि पहले आप टेम्परेरी इंजन्स को खरीदें, बाद में जो मेन इंजन्स हैं इनका वेट करें, क्योंकि तेजस मार्क 1A एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म है और ऐसे में लोअर थ्रस्ट जो वेरिएंट है इंजन का उसको यूज़ करना यहाँ पर तो तेजस मार्क 1A के लिए थोड़ा कह सकते हैं नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब अगर हम F404 GE102 इंजन्स की बात करें तो सैमसंग टेक्विन इनका निर्माण करती है और इन इंजन्स का इस्तेमाल ऑलरेडी जो T50 है और बोइंग का T7 रेड हॉक है उसमें इन इंजन्स को यूज़ किया जाता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो इंजन है ये F404 IN-20 की तुलना में थोड़े कम एडवांस भी है। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत इस प्रपोजल का जवाब कैसे देता है। क्या भारत इस कम थ्रस्ट के इंजन के साथ जाएगा और तेजस मार्क 1A को ऑपरेशनल करने के लिए जो दाव है वो खेलेगा, या फिर भारत तेजस मार्क 1A के लिए जो एडवांस F404 इंजन है इनके डिलीवरी का वेट करेगा। क्योंकि अभी तक आपको बता दें मार्च 2024 में तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को आयोजित किया गया था, लेकिन अभी तक पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किया जा सका है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये प्रॉमिस किया है कि मार्च 2025 के पहले ही वो पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देंगे, लेकिन इंजन की समस्या अभी भी उसी प्रकार से बनी हुई है जैसे कि पहले थी। तो देखना यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही हैं कि भारत इस समस्या को कैसे टैकल करेगा। एक तरफ F404 इंजन की डिलीवरी नहीं शुरू हो पा रही है और वही F414 की डील को हम साइन करने के काफ़ी करीब है, वो भी ओवर प्राइस्ड इंजन। तो एक चीज़ तो आपने समझ ही ली होगी कि स्वदेशी इंजन ही हमारे पास एकमात्र रास्ता था आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का, और अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंसी किस हद तक घातक हो सकती है ये भी अब हम लोग समझ चुके हैं। तो वो लोग जो अमेरिकी हथियारों, अमेरिकी फाइटर जेट्स, अमेरिकी इंजन का समर्थन करते हैं और भारत को कहते हैं भारत को अमेरिका की तरफ जाना चाहिए, तो उन्हें भी एक बार इस चीज़ पर विचार करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि अमेरिका पर ओवर डिपेंडेंसी के नतीजे क्या हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।